नमस्कार, मेरे नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को समास के बारे में बताने जा रहा हूं और समास के जितने भी भेद हैं उनको कैसे पहचानेंगे इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा इसमें। तो आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। समास, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। समास शब्द संस्कृत के अस धातु में सम उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है। यहाँ समास से इसको विभक्त करते हैं तो सम प्लस अस, इसमें अ और इसमें अ मिलकर के आ हो जाता है तो समास हो जाता है। सम का मतलब होता है समाहार या मिलाना या समूह, और अस का मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा करना। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को या पदों को मिलाकर संक्षिप्त या छोटा करना, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त या छोटा करना समास कहलाता है। इसकी अब परिभाषा पर हम आते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों को या पदों को मिलाकर एक संक्षिप्त या समस्त पद का निर्माण करना समास कहलाता है। जैसे चंद्रमुख रसोई घर। अब इसका हम विग्रह करते हैं। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। अब ये समस्त पद बना है क्या? चंद्रमुख। अब इस चंद्रमुख इसको विग्रह करने पर इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें 4 शब्द है। इस 4 शब्द को मिला करके एक छोटा शब्द क्या बना दिया गया या पद बना दिया गया? चंद्रमुख। तो इसी को हम समास कहते हैं। समास का मतलब छोटा करना या संक्षिप्त करना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, इसमें भी 4 शब्द हैं, 4 शब्द या पद, जिसको संक्षिप्त करके एक पद बना दिया गया रसोई घर। तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक संक्षिप्त या छोटा शब्द बनाना समास कहलाता है। अब देख लीजिए आप, यहाँ चंद्र के समान मुख आपको बता दिए, इसमें 4 पद हैं। रसोई घर, इसमें भी 4 पद हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो समास की परिभाषा हो गई। और दूसरा इसमें आते हैं समास विग्रह। अब समास विग्रह क्या है? समास में क्या किया जाता है? अलग अलग पदों को जोड़ करके एक छोटा पद बनाया जाता है। और विग्रह में क्या किया जाता है? उस पद को विस्तार करके बड़ा किया जाता है, यानी कि उसको संधि, एक होता है संधि विच्छेद और एक होता है संधि। उसी प्रकार से होता है एक समास और एक होता है समास विग्रह। तो जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिया जाता है तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय या घर। अब इसमें क्या है? विद्यालय एक पद हो गया। अब इसको विग्रह किया गया तो 1 2 3, इसमें 3 पद या शब्द बन गए, तो इसको हम विग्रह कहेंगे। विग्रह का मतलब होता है विस्तार करना और समास का मतलब होता है छोटा करना। आपको ध्यान रखना है, समास में छोटा करना होता है बहुत सारे पद को या शब्द को मिलाकर एक छोटा पद बना दिया जाता है, शब्द बना दिया जाता है। और विग्रह में एक पद को तोड़ करके बहुत सारे पद या शब्द बना दिए जाते हैं। अब आते हैं हम समास के भेद पर। तो समास के जो महत्वपूर्ण भेद है, इसमें हम पहला भेद तत्पुरुष समास। तत्, जैसे नाम से ही पता है, तत् का मतलब होता है वह और पुरुष का मतलब होता है आदमी। तो तत्पुरुष, तत् मतलब वह, पुरुष मतलब आदमी, अर्थात वह आदमी, अर्थात वह दूसरा आदमी। इसकी परिभाषा इसी के अकॉर्डिंग हम देते हैं। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, यहाँ आया वह आदमी या वह दूसरा आदमी, तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है या लोप कर दिया जाता है। बीच की विभक्ति क्या होता है? कारक के चिन्ह या कारक विभक्ति को हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जस प्राप्त, जस को प्राप्त। अब यहाँ पर को क्या है? विभक्ति है। इसको जब हम समस्त पद बनाते हैं तो को का लोप हो जाता है, को हटा दिया जाता है और ये जस प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, इसको अब को विभक्ति है, उसको हटा दिया गया और इसको गगनचुंबी। तो इसमें समस्त पद या समास बनाते समय या छोटा करते समय जो बीच की विभक्ति होती है, इसका लोप कर दिया जाता है या इसको हटा दिया जाता है। अब हमने परिभाषा में पढ़ा कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये दूसरा पद, इसके बारे में हम बताते हैं आपको, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा।
राजपुरुष, राजा का पुरुष, इसमें भी कारक चिन्ह या विभक्ति है, का लगा हुआ विभक्ति, संबंध कारक है ये। तो राजा का पुरुष, अब इसमें राजा क्या हो गया प्रथम पद और पुरुष हो गया दूसरा पद, और समस्त पद ये राजपुरुष हो गया। इसका विग्रह करने पर क्या होता है, राजा का पुरुष, इसमें 3 अलग अलग पद या शब्द हो गए, का विभक्ति हो गया। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, ये पुरुष की विशेषता बता। पुरुष कौन है भाई, तो राजा का पुरुष है। इसमें राजा का वर्ग नहीं बताया जा रहा है बल्कि पुरुष के बारे में, इसलिए इसका दूसरा पद प्रधान है। तो हमेशा याद रखना है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, दूसरा पद प्रधान है, ये तो हो गया डिफिनेशन में, लेकिन इसको पहचानने का एक आसान सा तरीका क्या है, तो पहचानेंगे कैसे, तो विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद कारक की विभक्ति या चिन्ह होता है। प्रथम पद हो गया, प्रथम पद के बाद कारक का चिन्ह का हो गया। तो विग्रह करने के बाद क्या होता है, कोई ना कोई कारक विभक्ति या चिन्ह होता है। अब आते हैं तत्पुरुष समास के भेद पर। अब तत्पुरुष के भी भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के भेद को भी हम जान लेते हैं। तो कारक चिन्हों के आधार पर या कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद किए गए हैं। इसमें पहला होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म, अब ये कारक चिन्ह के आधार पर चलता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को विभक्ति होगा। इसमें का है विभक्ति, संबंध कारक है, इसमें को विभक्ति होगा। तो कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति या चिन्ह होता है जिसका समस्त पद बनाते समय लोप हो जाता है। जैसे शरणागत, हमेशा याद रखना है कि दूसरा पद प्रधान होगा। अब तत्पुरुष समास का ये भेद है, तो कर्म तत्पुरुष, तो कर्म में को विभक्ति आता है। शरणागत, शरण को आगत, यहाँ पर को है, ये कर्म की विभक्ति है। अब को हटा करके समस्त पद बना दिया गया शरणागत। अब उसी प्रकार से कर्म तत्पुरुष के बाद करण तत्पुरुष। करण, इसमें से विभक्ति होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें से विभक्ति होता है। अब देखिए हस्तलिखित, हाथ से लिखित, अब ये से विभक्ति का यहाँ पर क्या किया गया है, लोप कर दिया गया, लोप यानी कि हटा दिया गया, और हो गया हस्तलिखित, समस्त पद बन गया हस्तलिखित। उसी प्रकार से आगे आते हैं, तीसरा इसका भेद है संप्रादान तत्पुरुष। इसकी विभक्ति क्या होता है, इसका के लिए होता है, और समस्त पद बनाते समय इसका लोप कर दिया जाता है या इसको हटा दिया जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष के लिए इसका चिन्ह आता है। तो देखिए यहाँ पर विभक्ति क्या है, के लिए, अब के लिए को हटा दिया गया, विद्यालय हो गया, समस्त पद बन गया। उसी प्रकार से इसका चौथा भेद है आपादान तत्पुरुष। आपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान के संप्रदान के लिए, आपादान से, इसमें भी से होता है, और करण तत्पुरुष में भी से चिन्ह होता है। तो उसमें संबंध जुड़ता है और इसमें अलगाव होता है। इसमें आपादान में क्या होता है, दो चीज को अलग दिखाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, सेवा से मुक्त, अब अलग हो रहा है, सेवा से मुक्ति मिल रही है, आप उससे अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है। इसमें से विभक्ति है और इस से विभक्ति को क्या किया गया, लोप कर दिया गया या अर्थात हटा दिया गया। समस्त पद क्या बन गया, सेवा मुक्त। ये हो गया आपादान, आपादान तत्पुरुष। इसमें पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इसमें का के की चिन्ह होता है और समस्त पद बनाते समय इसका लोप कर दिया जाता है या इसको हटा दिया जाता है। जैसे देखिए अब देवदास, देव का दास, देव का दास, इसमें जो का विभक्ति है इसको हटा दिया गया, बन गया देवदास समस्त पद। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, इसमें के विभक्ति है, के को हटा दिया गया, के को हटा दिया गया, यहाँ से हो गया आज्ञा अनुसार, समस्त पद बन गया। उसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल जल धारा, जल की धारा, के की है और यहाँ पर भी की है, अब की हटा दिया गया, विभक्ति का लोप हो गया, बन गया जल धारा। तो ये संबंध तत्पुरुष है। इसके बाद इसमें अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, इसका चिन्ह में और पर होता है, जिसका समस्त पद बनाते समय लोप कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। जैसे युद्धवीर, युद्ध में वीर, अब यहाँ पर में विभक्ति का लोप हो गया है, बन गया युद्धवीर समस्त पद। दूसरा एग्जाम्पल है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर विभक्ति है, पर
पर विभक्ति का लोप हो गया, हटा दिया गया, बन गया समस्त पद घुड़सवार। अब इसका एक और भेद होता है, 7वां भेद है निय तत्पुरुष। निय जैसे नाम से ही पता चल रहा है नकारात्मक, इसमें किसी भी कारक चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, इसमें कोई विभक्ति होता ही नहीं है, यह नकारात्मक भाव को प्रकट करता है। तथा जो समस्त पद है इसकी शुरुआत किससे होती है, न से, अ से, अन से। देखिए यहाँ पर असत्य, इसमें अ से शुरुआत है, यहाँ पर नास्तिक है, न से शुरुआत है, अनपढ़ है, अनपढ़ क्या है, यहाँ पर अन से शुरुआत है। तो नियत समास की शुरुआत होती है जो समस्त पद होता है उसमें न से, अ से या अन से, और जब विग्रह करेंगे तो इसमें न जुड़ा होगा, हर हालत में सबके साथ न जुड़ा हुआ होगा। अगर न नहीं है तो ये नियत तत्पुरुष नहीं होगा। विग्रह करने पर अगर न नहीं आता है तो यह नियत तत्पुरुष नहीं होगा, अव्ययी भाव भी हो सकता है। ये देख लेना है आपको कि जब विग्रह करते हैं तो इसमें न आता है कि नहीं आता है। असत्य, इसमें न सत्य, न आ गया। नास्तिक, न आस्तिक, न आ गया। अनपढ़, न पढ़ा लिखा, न आ गया। तो विग्रह करने पर न आए तो समझ लीजिए कि यह नियत तत्पुरुष है, और समस्त पद में अ, न, अन ये जुड़ा हुआ होता है। इस विभक्ति में कहीं भी किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग, इसमें कारक चिन्ह नहीं होता है, का के की इसमें कहीं भी नहीं है। तो ये है तत्पुरुष समास, इसके बारे में आपको हमने बताया और इसके भेद के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं समास का दूसरा भेद, ये महत्वपूर्ण भेद है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हमने तत्पुरुष समास में पढ़ा कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक इसके विपरीत यह है अव्ययी भाव। इस समास का पहला पद प्रधान होता है या मुख्य होता है और समस्त पद अव्यय बन जाता है या अव्यय का भाव व्यक्त करता है, तो अव्ययी भाव समास इसे कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो उसे अव्ययी भाव, दूसरा पद क्या हो, संज्ञा या विशेषण हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए यथा, यथा क्या है, अव्यय हो गया। आजीवन, जीवन भर, आ क्या हो गया, अव्यय हो गया। प्रति क्या हो गया, अव्यय हो गया। और शक्ति क्या हो गया, विशेषण हो गया। बताया गया ना कि दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो, विशेषण या संज्ञा हो। इसमें वर्ष में संज्ञा हो गया, जीवन ये भी संज्ञा। तो जिस समास का जो प्रथम पद, समस्त पद का जो प्रथम पद अव्यय हो और अंतिम पद संज्ञा या विशेषण हो तो वह क्या होता है, अव्ययी भाव। इसको सरल शब्दों में इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा, तो आप लिखेंगे कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। अब इसका कुछ अपवाद भी होता है। अपवाद क्या है, तो किसी किसी अव्ययी भाव समास का पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है, उसमें अव्यय नहीं होता बल्कि संज्ञा विशेषण होता है। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा है, हाथी हाथ में। हर घड़ी, हर क्या है, ये भी विशेषण है। घर घर, घर क्या है, ये भी संज्ञा है। तो ये अपवाद में आ जाता है। अन्यथा अन्य जितने भी अव्ययी भाव समास है उसमें किसी न किसी रूप में अव्यय उसके प्रथम पद में जरूर जुड़ा हुआ होता है और जो दूसरा पद होता है वो विशेषण या संज्ञा होता है। तो पहचान क्या है, प्रथम पद या समस्त पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा और विशेषण होता है। जैसे कि यहाँ भी बता दिया, प्रथम पद क्या है, अव्यय है, अव्यय है, अव्यय है। दूसरा पद विशेषण, संज्ञा। तो ये इसकी पहचान है कि अव्यय होना चाहिए या विशेषण होना चाहिए। अब समास का तीसरा भेद हम पढ़ते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, अर्थात विशेषण, विशेषण जो विशेषता बतलाता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताया जाए, अथवा दोनों पदों के बीच उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो
अथवा दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, इसका विग्रह किया गया तो नीला है जो कमल। और नीला क्या है? विशेषण हो गया। कमल क्या हो गया? विशेष। भाई कमल कैसा है? तो नीला है। कमल की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, कैसा है? तो नीला। तो नीला जो है विशेषण और कमल विशेष। यहाँ देख लीजिए, नीला विशेषण, कमल विशेष। दूसरा एग्जाम्पल, महादेव, महान है जो देव, इसका विग्रह किया गया। अब महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। देव क्या हो गया? विशेष। देव की विशेषता बताई जा रही है। देव कैसे हैं भाई? तो महान है, तो ये विशेषण हो गया। और ये विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष होता है, और जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग विशेषता बताने के लिए किया जाता है वो विशेषण होता है। अब इसमें यहाँ देखिए, महादेव, महान है जो, महा हो गया विशेषण, देव हो गया विशेष। कमल नयन, कमल के समान नयन, विग्रह करने पर हुआ। अब इसमें कमल क्या हो गया? उपमान। हमने बताया ना कि विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो। तो यहाँ देखिए, कमल क्या हो गया? उपमान। नयन क्या हो गया? उपमेय। नयन की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। कि नयन कैसा है भाई? तो कमल जैसा, तो कमल के समान। तो यहाँ पर कमल उपमान और नयन उपमेय। क्रोधाग्नि, क्रोध प्लस अग्नि, अर्थात क्रोध रूपी अग्नि। अब देखिए, क्रोध क्या है? उपमेय। अग्नि क्या है? उपमान। क्रोध की तुलना किससे की जाती है? अग्नि से। तो यहाँ पर अग्नि हो गया उपमान, क्रोध हो गया उपमेय। तो ये हमारे समझ से आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें दो हो जाता है, एक में विशेषण विशेष्य का संबंध और दूसरे में हो जाता है उपमा और उपमेय का संबंध। तो जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, या पहला पद और दूसरे पद के बीच उपमेय उपमान का संबंध हो, तो वहाँ समझिए कि यह क्या है? कर्मधारय समास। अब इसको कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए आसान तरीका है कि कैसे पहचानिएगा कि यह कर्मधारय समास है। तो विग्रह करने पर प्रथम पद और दूसरे पद के बीच में, या कभी कभी अंत में भी होता है, विग्रह करने पर प्रथम पद और दूसरे पद के बीच में क्या होता है जो, है जो। अब यहाँ पर देखिए, है जो, के समान, यहाँ पर देखिए के समान। विग्रह करने पर दोनों प्रथम पद और दूसरे पद के बीच में, विग्रह करने पर प्रथम पद और दूसरे पद के बीच में है जो, और इसमें भी है जो, के समान, रूपी, यहाँ पर रूपी है, सा भी आता है, सा शब्द आते हैं, तो वहाँ पर समझ जाइए कि क्या है? यह कर्मधारय समास। और इसमें किसी भी विभक्ति का कारक का चिन्ह का लोप होता है, कारक का चिन्ह नहीं है इसमें। के समान साथ है, के तो है कारक का चिन्ह, लेकिन इसमें इसके साथ है, समान के साथ जुड़ा हुआ है। तो कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच में है जो, के समान, रूपी, सा इत्यादि शब्द होता है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि ये क्या है? कर्मधारय समास है। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्या वाचक हो तथा समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, इसका विग्रह करते हैं तो चार राहों का समूह या समाहार। अंत में क्या है? समूह या समाहार है। चार, ये संख्या हो गया। हमने बताया कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यहाँ चौराहा पहला पद, चार, चार संख्यावाचक हो गया। ठीक है, और इसमें भी देख लीजिए, विग्रह करने के बाद भी चार आ रहा है। तिरंगा, तीन, पहला पद संख्या हो गया, इसमें विग्रह करने पर तीन संख्या हो गया। सप्ताह, इसमें भी ये सप्त जो है सात संख्या हो गया, संख्यावाचक। ठीक है, और सात इसमें भी संख्या हो गया। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, इसमें भी क्या हो गया? नौ संख्या हो गया, नौ संख्यावाचक या संख्या हो गया। तो इसमें ध्यान रखना है कि द्विगु समास में
प्रथम पद संख्या वाचक होता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार जैसे शब्द अंत में जरूर आता है। का समूह, का समूह, का समाहार, का समूह, का समाहार, का समाहार, का समूह। तो का समूह या समाहार इसके अंत में विग्रह करने पर इसका ये पहचाने जरूर आता है। तो पहचानने के लिए कैसे हम पहचानेंगे, जैसे कि आपको बताया, समस्त पद में प्रथम पद संख्या और विग्रह करने पर भी प्रथम पद कोई संख्या, इसमें भी संख्या, इसमें भी संख्या, और अंत में समूह या समाहार शब्द जुड़ा होता है। समूह या समाहार शब्द जुड़ा होता है। तो समझेंगे कि ये द्विगु समास है। तो द्विगु समास को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, अंत में विग्रह करने पर समाहार, और विग्रह करने का प्रथम पद भी संख्या होता है और समस्त पद में प्रथम पद संख्या होता है। अब आते हैं हम पांचवा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व, जिससे जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, द्वंद्व यानी कि दो जोड़े में होना। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होता है। जिस समास का दोनों पद प्रधान अर्थात मुख्य होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म या जोड़ा होता है। देखिए यहाँ पर दाल रोटी, ये जोड़ा में है, दाल और रोटी। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। रात दिन, रात और दिन, तो ये जोड़े में होता है। द्वंद्व का मतलब ही होता है जोड़ा। तो जिस समास का दोनों पद, दाल भी प्रधान है, रोटी प्रधान है, राधा भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है, रात ही प्रधान है, दिन भी प्रधान, अमीर गरीब, तो जिस पद का दोनों ही पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, देखिए यहाँ पर और लगा हुआ है, और या भी कहीं कहीं होता है, तथा भी कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं अथवा भी होता है, लेकिन अधिकतर और होता है, मोस्टली में और होता है। तो विग्रह आप करेंगे, इसका पहचान यही है कि विग्रह करेंगे तो ये इसमें बीच में दोनों पदों के बीच और लगा हुआ होता है, और समस्त पद में हल्का सा डैश लगा। समस्त पद देखिए इसमें यहाँ पर डैश कंडीशन, डैश कंडीशन, डैश कंडीशन, समस्त पद में डैश लगा हुआ होता है। तो ये इसका पहचानने का तरीका है। अब इसका अगला भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान हो न तो दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और वह अपने सामान्य अर्थ यानी कि उसका जो सामान्य अर्थ निकलेगा उसको छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, किसी विशेष अर्थ को बताए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इसके दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे बाहरी पद के बारे में कुछ कहते हैं, यानी कि दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ देता है ये, और यह तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, जो कोई संज्ञा का बोध कराता है। और तीसरा पद क्या होता है, कोई न कोई संज्ञा होता है। तो इसको आप समझ लीजिए, जिसका कोई भी पद प्रधान न हो और यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है, और दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे शब्द का सृजन करते हैं, और यह तीसरा शब्द कोई संज्ञा होता है। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और इसका पहचान क्या है इसको इसमें हम बताते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शंकर। विषधर क्या हो गया, समस्त पद हो गया। विषधर, विष को धारण करने वाला। अब इसमें न तो ये प्रधान न तो ये प्रधान। अब ये तीसरा अर्थ इसका क्या निकल रहा है, शंकर, विष को धारण करने वाला अर्थात शंकर। इसका सामान्य अर्थ क्या होगा, सामान्य अर्थ होगा, विषधर का मतलब का सामान्य अर्थ होता है कोई विषैला जीव अर्थात सांप, लेकिन सांप के अर्थ में ना आकर के आया है क्या, विशेष अर्थ शंकर से है इसका। अतः यहाँ क्या होगा, बहुव्रीहि समास। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और वह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष या दूसरे अर्थ को प्रकट करे, और वह दूसरा अर्थ जो है क्या होगा, कोई संज्ञा होगा। देखिए शंकर एक नाम है जो संख्या है, ये विशेष पद जो बना शंकर, ठीक है। इस प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं
लंबोदर, ये समस्त पद हो गया। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। अब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि ये और अपना सामान्य अर्थ को छोड़ करके इसका विग्रह करते हैं। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबा है उदर लंबोदर कहेंगे, लेकिन यहाँ पर सामान्य अर्थ को न बता करके गणेश के अर्थ में बताया गया है कि गणेश क्या है, लंबोदर है, उनका पेट लंबा है। अब गणेश क्या है, संज्ञा हो गया। हमने आपको डिफिनेशन में बताया कि दोनों पद प्रधान नहीं होता है और अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, और वह विशेष अर्थ या पद क्या हो, कोई संज्ञा हो। देखिए ये संज्ञा है, गणेश भी शंकर है। अब चक्रधर, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र को धारण, कोई भी व्यक्ति चक्र को धारण कर सकता है, तो चक्रधर चक्र को धारण करने वाला। लेकिन किसी खास इसमें सामान्य व्यक्ति को न लेकर के इसका विशेष अर्थ विष्णु से है। विष्णु, चक्र को कौन धारण करते हैं, तो भगवान विष्णु, या श्री कृष्ण भी चक्र को धारण करते हैं। तो यहाँ विष्णु क्या है, ये इसका विशेष अर्थ आता है विष्णु, और यह क्या है, विष्णु एक संज्ञा है। तो आप समझ गए होंगे कि यह अपने सामान्य अर्थ को न बता करके किसी विशेष अर्थ को बताता है, और ये अपने दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरा पद का सृजन करता है। जैसे इसमें गणेश बन गया, इसमें विष्णु बन गया, और इसमें शंकर बन गया। तो ये है आपका बहुव्रीहि समास। अब इसका पहचान क्या है, तो पहचान है विग्रह करने पर अंत में वाला। अब देखिए यहाँ पर वाला आ गया है, विष को धारण करने वाला। वाली, वाला या वाली भी आता है, जिसका, जिसका भी आता है। जैसे देखिए लंबा है उदर जिसका, जिसका आ गया, जिसकी भी आता है, जिससे भी आता है। तो अगर इस प्रकार के शब्द अंत में आते हैं विग्रह करने पर, तो आप समझ लीजिए कि यह क्या है, बहुव्रीहि समास है। अब आपको हम बताते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पर विभिन्न समासों में अंतर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, तीनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही समास कभी कभी द्विगु भी हो जाता है, कर्मधारय भी हो जाता है, और बहुव्रीहि भी हो जाता है, या द्विगु और कर्मधारय, या फिर कर्मधारय और बहुव्रीहि हो जाता है। तो जिसका अंतर करना मुश्किल होता है, और कैसे इसको पहचानें कि भाई ये बहुव्रीहि है, या द्विगु है, या कर्मधारय है, तो इसको हम समझते हैं। अब आइए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, त्रिलोचन। त्रिलोचन शब्द की रचना के बारे में पता करते हैं। त्रिलोचन शब्द, इसको विग्रह करते हैं। त्रिलोचन से द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि तीनों ही समास का अर्थ निकलता है। अब ये कौन समास होगा त्रिलोचन, अब इसको जानने के लिए हम विग्रह करते हैं त्रिलोचन। अब इसका विग्रह करने पर क्या होता है, तीन लोचनों का समाहार या समूह। अब इसमें आ गया समाहार या समूह, तीन लोचनों का, लोचन मतलब आंख, नेत्र, तीन लोचनों का समाहार या समूह। तो ये समाहार या समूह आया तो समझ लीजिए तो द्विगु समास होगा। तीन लोचनों का समाहार या समूह, तो यहाँ द्विगु समास होगा। यहाँ पर समाहार या समूह आएगा, जैसे कि आपको पहले मैंने बता चुका हूँ। और यहाँ त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके, अर्थात शंकर। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास। अंत में हमने बताया हूँ बहुव्रीहि समास के अंत में जिसके आता है, जिसका आता है, वाला आता है। तो जिसके है अंत में, तो यहाँ पर क्या हो गया, शंकर के अर्थ में आ गया। अब त्रिलोचन, तीन है जो नेत्र। अब यहाँ पर है जो, अब कर्मधारय समास में है जो आता है, रूपी आता है, उसका भी पहचान मैं बता चुका हूँ, तो आप उसमें देख लेंगे। अब है जो है, तो यह क्या है, कर्मधारय समास। अब आप देखिए तीन संख्यावाचक, ये संख्यावाचक, तीनों में तीन तीन संख्यावाचक है। तो हमने आपको डिफिनेशन बताया था कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाइए कि भाई तीन है, तो तीन है तो ये द्विगु भी हो गया, और बहुव्रीहि भी हो गया, और कर्मधारय भी कैसे हो गया। तो इसीलिए इसके विग्रह पर हमको ध्यान देना होगा और समझना होगा। मान लीजिए आगे का एग्जाम्पल देखिए, एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जो बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, पीत के समान अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, और पीत के समान है। जैसे कि आपको कर्मधारय समास का हमने आपको पहचान बताया, है जो होता है के समान होता है, रूपी होता है। यहाँ पर के समान है, तो आपको समझ लेना है
कि यह कर्मधारय समास होगा। अब यहाँ पर देखिए पीताम्बर का विग्रह जो हुआ है, पीत है अंबर जिसका, अब अंत में जिसका आ गया अर्थात कृष्ण। अब एक तीसरा पद भी कृष्ण जो संज्ञा है, तो यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास। तो आपको विग्रह पर ध्यान देना होगा, तब आप समझेंगे कि यह समास द्विगु है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए विग्रह नहीं दिया हुआ है, विग्रह करके नहीं देता है, दे दिया त्रिलोचन कौन सा समास है, विग्रह करके बताइए, तो आप उसमें विग्रह करेंगे अपने हिसाब से, तो ये कोई भी लिख सकते हैं, द्विगु भी लिख सकते हैं, बहुब्रीहि भी लिख सकते हैं, और आप कर्मधारय भी लिख सकते हैं। तो कोई भी आप विग्रह करके लिख सकते हैं। इसी के साथ समास यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।